Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to start a new chapter of your class 7 NCERT of Science Curiosity. Chapter 7 Heat Transfer in Nature. ये चैप्टर अभी बाकी बच्चों के बहुत सारे बच्चों के हाफ ईयरली एग्जाम में नहीं आ रहा है, बट कुछ बच्चों के एग्जाम्स में आ रहा है, इसीलिए आई एम गोइंग टू फिनिश इट्स फर्स्ट पार्ट. सो लेट अस जस्ट स्टार्ट. ये फिजिक्स का चैप्टर है, मतलब फिजिक्स वाला जो पार्ट है उसमें ये कंसिडर होगा. ये कंटेंट शीट है आपकी. चैप्टर 1 पूरा हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, 6 हो गया है. इन सभी चैप्टर्स के एक्स्ट्रा नोट्स, एक्स्ट्रा समरी वगैरह जो होती है चैप्टर की, और एक्स्ट्रा नोट्स वगैरह, एक्स्ट्रा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं वो सारे हमने कवर कर लिए. इस वीडियो में हम चैप्टर 7 देखने जा रहे हैं. चैप्टर 10 भी ऑलरेडी हो चुका है. सो और भी कुछ चैप्टर्स जल्दी से फिनिश करने हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं सो प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. सो चैप्टर का नाम है हीट ट्रांसफर इन नेचर. लेट अस जस्ट रीड इट. पेमा एंड हर ब्रदर पाल्डेन रिसाइड इन गैंगटॉक. पेमा और उसका भाई पाल्डेन जो है वो गैंगटॉक सिक्किम में एक जगह है वहां पर रहता है. ऑन अ कोल्ड विंटर इवनिंग दे आर सिटिंग अराउंड अ फायर प्लेस. आग देख रहे हैं यहाँ पर, तो आग के किनारे ये लोग बैठे हुए हैं क्योंकि ठंड का समय है. पाल्डेन शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग केरला ड्यूरिंग द विंटर वेकेशन. सो ठंड के समय में पाल्डेन जो है वो केरला विजिट करने गया था, तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है. ही शेयर्स दैट कंपेयर टू गैंगटॉक विंटर इन केरला इज कंपैरेटिवली वार्म एंड ह्यूमिड. कि गैंगटॉक के कंपैरिजन में, जैसे यहाँ जो ठंड पड़ रही है उसके कंपैरिजन में केरला का जो टेम्परेचर है वो गर्म है और ह्यूमिड है, वहां उमस ज्यादा होती है. बोथ पेमा एंड पाल्डेन आर क्यूरियस अबाउट व्हाई सम प्लेसेस आर सो कोल्ड एंड अदर्स क्वाइट हॉट. एक ही समय में, जैसे ठंड का ही समय है, उसमें एक जगह तो बहुत ठंडी होती है और दूसरी उतनी ठंडी नहीं होती है, वहां पर टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली हायर होता है. तो ऐसा क्यों होता है, इसको जानने के लिए दोनों बच्चे बहुत क्यूरियस हैं. हियरिंग देम एक्सप्रेस देयर क्यूरियोसिटी, देयर ग्रैंडफादर, अ रिटायर्ड साइंस टीचर, सेज केरला इज क्लोजर टू द इक्वेटर देन सिक्किम एंड इट आल्सो हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन व्हिच रिजल्ट्स इन वार्मर एंड मोर ह्यूमिड वेदर कंडीशन. सो यहाँ पर जो उनके ग्रैंडफादर हैं दोनों बच्चों के, वो साइंस के रिटायर्ड टीचर हैं, मतलब साइंस के टीचर रह चुके हैं. यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं ग्रैंडफादर बैठे हुए. सो वो इसका क्या कारण बताते हैं. जैसे इस तरीके से अगर मैं इंडिया का एक रफ मैप ड्रॉ करूं तो केरला समवेयर यहाँ पर है केरला लगभग, ठीक है. यहाँ पर सब क्या है, ओशन. ओशन का हमने पढ़ा था, यहाँ पे दिया ग्रेड 6 सोशल साइंस एंड साइंस में, दैट फॉर अस ऑन द अर्थ सन इज मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एंड अराउंड इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट. तो हमने देखा था कि अर्थ जो है उसका ये 0 डिग्री इक्वेटर, यहाँ पर सूरज की जो रोशनी है वो बिल्कुल स्ट्रेट पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा रहता है. केरला क्योंकि इस इक्वेटर के पास पड़ता है एज कंपेयर टू सिक्किम या गैंगटॉक. सिक्किम जो गैंगटॉक है वो लगभग यहाँ पर है, यहाँ नहीं लगभग यहाँ पर है. जो एक सेकेंड में यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है. तो यहाँ लगभग है सिक्किम, ठीक है. सो ये क्योंकि इक्वेटर से बहुत दूर है, इक्वेटर मान लो समवेयर यहाँ है, तो इक्वेटर के पास होने के कारण पहला कारण तो ये है क्योंकि सन की हीट डायरेक्टली यहाँ पर पड़ती है, इस वजह से जगह जो है गर्म है. दूसरा कारण ये दिया है कि लॉन्ग कोस्ट लाइन है, मतलब यहाँ पे सब क्या है, समुद्र वाला एरिया है. समुद्र के किनारे कैसा टेम्परेचर होता है, मॉडरेट होता है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंडी. अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम पढ़ भी चुके हैं और इस चैप्टर में रिवाइज करने वाले भी हैं. सो क्योंकि केरला का जो कोस्ट लाइन एरिया है बहुत ज्यादा है, इस वजह से भी वहां टेम्परेचर जो है जनरली हॉट रहता है, ठीक है. एज दे आर टॉकिंग पेमा इज कीनली ऑब्जर्विंग हर ग्रैंड मदर कुकिंग ठुक्पा. इनकी दादी जो है क्या बना रही है, यहाँ पर ठुक्पा बना रही है, जो सिक्किम की एक ट्रेडिशनल डिश है. इन अ लार्ज मेटल पैन, लोहे की कढ़ाई है या मेटल का एक पैन है उसमें बना रही है. तो इस बात को जो यहाँ पर पेमा है वो ऑब्जर्व कर रही है. पेमा पूछती है व्हाई आर कुकिंग यूटेंसिल्स जनरली मेड ऑफ मेटल्स. जो खाना बनाने के बर्तन है वो मेटल से क्यों बने होते हैं, धातु के क्यों बने होते हैं, प्लास्टिक का क्यों नहीं होता है, और किसी मेटल का और किसी मटेरियल का क्यों नहीं होता है. पाल्डेन इमीडिएटली रिस्पॉन्ड दैट दे हैड स्टडीड इन चैप्टर द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दैट सच मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. सो तुरंत उसका भाई पाल्डेन जो है वो जवाब देता है, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नेम करेक्टली और नॉट. पाल्डेन या पैल्डेन क्या हम बोलेंगे वो आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं. मैं यहाँ पर पाल्डेन बोल रही हूँ, ठीक है. सो ये तुरंत जवाब देता है कि द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये वाला जो चैप्टर था उसमें इसने पढ़ा है कि मेटीरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. जो ये मेटल्स होते हैं ये मटेरियल ऐसे हैं जो हीट को अच्छे से ट्रांसफर करते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, इसीलिए बर्तन बनाने में इनका उपयोग किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. सो
ये बॉय कह रहा है हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दीज मटेरियल। अब जैसे बर्तन ऐसे रखा है, नीचे हीट जल रही है, तो ये ऊपर वाला जो खाना है, मान लो यहाँ पर नीचे जो अंदर कुछ भी फूड होगा इसमें वो तो गर्म होता है, तो समझ में आता है कि चलो ये आग जल रही है तो एकदम कांटेक्ट में है इसलिए यहाँ का गर्म हो गया, लेकिन ऊपर का जो खाना है वो कैसे गर्म हो जाता है इस बर्तन के अंदर। सो ये सारा पढ़ने के लिए लेट अस जस्ट परफॉर्म एन एक्टिविटी टू लर्न व्हाई सर्टेन मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसको हम समझते हैं एक्टिविटी के थ्रू कि क्यों कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। सो लेट अस जस्ट सी 7.1 कंडक्शन ऑफ हीट, हीट कैसे कंडक्ट होती है। तो इसके लिए एक्सपेरिमेंट दिया गया है, कॉशन हमें रखना है कि दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट अंडर सुपरविजन ऑफ अ टीचर ऑन एन एडल्ट। टीचर के सुपरविजन में या किसी बड़े के साथ आपको ये एक्टिविटी करनी है। इसमें क्या है, टेक अ स्ट्रिप ऑफ मेटल सच एज एल्यूमिनियम और आयरन अबाउट 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आप देख रहे हैं, ये वाली जो रॉड है ये तो पहले स्टैंड है, आगे पेज पे मैंने अच्छे से इमेज दिया हुआ है। सो इस स्टैंड में एक ये हमने स्ट्रिप ली है एल्यूमिनियम की 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब इसमें यहाँ पर 4 पिन अटैच कर दिए, ठीक है, मेटल के पिन अटैच कर दिए। कैसे अटैच किए, इससे चिपकाया कैसे, वैक्स यानी जो मोमबत्ती होती है ना, मोम जो होता है उसको पिघलाकर और इसे हमने अटैच कर दिया चारों पिन को, और नाम दे दिया है 1 2 3 4, ठीक। अटैच 4 पिन्स टू स्ट्रिप विद द हेल्प ऑफ वैक्स सच दैट दे आर अरेंज एट नियरली इक्वल डिस्टेंस। ऐसे अरेंज करना है हमें इन्हें कि सभी पिन्स के बीच में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक। नाउ अबाउट 2 सेंटीमीटर अपार्ट, सबके बीच में लगभग 2 सेंटीमीटर का गैप है जैसे इमेज में हमें दिया हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं, ये रहा आपका इमेज। तो यहाँ पर हमने मेटल स्ट्रिप ले ली एल्यूमिनियम की, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ये दिखा हुआ मेटल स्ट्रिप। यहाँ पर 4 पिन हमने लगा लिए, 1 2 3 4 ऐसे हमने नाम भी दे दिया। इफ अ स्टैंड इज नॉट अवेलेबल प्लेस द स्ट्रिप बिटवीन 2 ब्रिक्स फॉर सपोर्ट। ये स्टैंड है, अगर स्टैंड आपके पास नहीं है तो इस स्ट्रिप को आप 2 ईंटों के बीच में दबा से रख सकते हो, ठीक है। नाउ हीट द एंड ऑफ स्ट्रिप दैट इज अवे फ्रॉम द स्टैंड विद अ कैंडल और अ स्पिरिट लैम्प। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रिप है इसके एंड में एक कैंडल जला देनी है, बर्निंग कैंडल। अब देखते हैं क्या होता है। सो व्हाट विल हैपन टू द पिन्स। अब ये जो पिन है इनका क्या होगा, ये चारों पिन का, विल दे रिमेन अटैच टू स्ट्रिप और विल दे फॉल। क्या ये इससे चिपके रहेंगे क्योंकि वैक्स लगा के हमने चिपकाया है, या फिर ये गिर जाएंगे। प्रिडिक्ट द ऑर्डर इन विच द पिन्स विल फॉल फ्रॉम द स्ट्रिप। हमें ऑर्डर देखना है कि पहले ये वाला पिन गिरेगा कि ये वाला कि ये वाला कि ये वाला, और जो भी ऑब्जर्वेशन है वो 7.1 आगे टेबल दिया गया है उसमें रिकॉर्ड करना है। सो यहाँ पर कैसे इस चीज को करेंगे ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको इसी इमेज में समझाने की कोशिश की है कि ये पहला जो यहाँ पे बर्निंग कैंडल है, तो ये जो स्ट्रिप है ना मेटल की, ये गर्म होने लगेगी धीरे धीरे। गर्म होना यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर धीरे धीरे इस तरफ ये गर्म होते होते बढ़ेगा। जैसे ही ये पहले के पास गर्म होते आएगा तो यहाँ पर ये जो वैक्स है ये पिघल जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, ये जो पिन है वो नीचे ड्रॉप हो जाएगी। फिर ये जो हीट है और आगे बढ़ेगी, ठीक है। अब इसके कारण ये वाला जो पिन है ये भी गर्म होगा, फिर ये भी ड्रॉप हो जाएगा, फिर ये और आगे बढ़ेगी। ये जो स्ट्रिप है एक साथ गर्म नहीं होगी, धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है राइज होगा आगे की तरफ, इधर की तरफ। फिर ये पिन गर्म होगी, फिर ये गिरेगी, एंड एट लास्ट ये गिरेगी जब यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा तब, ठीक है। इसी को हमें टेबल में लिखना था। जो भी ऑब्जर्वेशन करेंगे तो समझ लो, प्रिडिक्शन मतलब होता है अनुमान लगाया। पिन 1 विल फॉल फर्स्ट, देन पिन सेकेंड, देन पिन थर्ड, एंड देन फाइनली पिन फोर्थ। सो यही होता है, पहले पिन फर्स्ट वाला गिरेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। ऐसा क्यों होता है, रीजन देना है। हीट ट्रेवल्स फ्रॉम द हॉट एंड ऑफ द स्ट्रिप टुवर्ड्स द कोल्डर एंड। हीट जो है ये कैसे ट्रांसफर हो रही है, हॉट एंड मतलब जहां पर सबसे गर्म वाला किनारा है वहां से ठंडी तरफ ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। वही आगे मैंने लिखा है रीजन में। सो As heat reaches near a pin, the wax melts and pin fall. जैसे जैसे हीट इधर बढ़ रही है तो वैक्स से चिपका रखा है हमने पिन को, ये वैक्स मेल्ट होती है, पिघलती है, और पिन चिपकी नहीं रहेगी, फिर नीचे गिर जाएगी, ठीक है। यही यहाँ पर बताया गया है। सो लेट अस जस्ट रीड फर्दर। सो यू ऑब्जर्व दैट पिन क्लोजेस्ट टू द कैंडल फ्लेम पिन 1 फॉल्स फर्स्ट, फॉलोड बाय पिन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यही हमने ऑब्जर्व किया, पहले जो कैंडल के पास है पिन 1 वो गिरेगी, फिर बाकी के पिन। व्हाई डज पिन 1 फॉल बिफोर पिन सेकंड, व्हाई डिड ऑल पिन्स नॉट फॉल टुगेदर। पहले सिर्फ पिन 1 ही क्यों गिरा, सारे पिन एक साथ क्यों नहीं गिरे, क्योंकि कैंडल तो यहाँ पर जब जल रही है तो सभी एक स्ट्रिप के नीचे जल रही है ना, पूरे स्ट्रिप के नीचे जल रही है। सो
पहले यही क्यों गिरा? क्योंकि मेटल में हीट ट्रांसफर होता है, जहां से हीट गर्म हो रही है फिर वो धीरे 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 ट्रांसफर होता है, उसके बारे में आगे एक्सप्लेन किया है। सो फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन व्हाट कैन यू इन्फर, आप क्या इसमें कंक्लूजन निकाल सकते हैं? डू यू थिंक दैट हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड अलोंग द मेटल स्ट्रिप फ्रॉम द एंड दैट इज बीइंग हीटेड? क्या आपको लगता है कि हीट ट्रांसफर हो रही है, जहां से हीट हम कर रहे हैं मेटल स्ट्रिप को, वहां से दूसरी जगह हीट ट्रांसफर होकर जा रही है? सो एज द हीट ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रिप एंड अप्रोचेस अ पिन, द वैक्स होल्डिंग इट melts and pin falls. Here the transfer of heat take place from hot end of the strip to colder end. जो hot वाला end है, किनारा है, वहां से जो ठंडा वाला एंड है वहां तक हीट जो है वो ट्रांसफर हो रही है। द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट इज कॉल्ड कंडक्शन। तो इसी को हम कंडक्शन कहते हैं, जिसमें हीट जो है वो ट्रांसफर होती है हॉटर पार्ट से लेकर कोल्डर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आया होगा। कंडक्शन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, आगे आएगा वैसे क्वेश्चन में। सो इन दिस प्रोसेस पार्टिकल्स दैट गेट्स हीटेड पासेस द हीट ऑन इट्स नेबरिंग। जैसे ये स्ट्रिप थी तो यहाँ पर कैंडल बर्न हो रही है ना, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे इस ऑब्जेक्ट में ये हीट को ट्रांसफर करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, इस तरीके से and so on. However, the particles themselves do not move from their position. ऐसा नहीं कि ये वाले जो पार्टिकल्स हैं ये मूव होकर यहाँ आ गए, नहीं, ये टकराते हैं और आपस में जो पार्टिकल्स टच में आते हैं वो धीरे 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 हीट को ट्रांसफर करते हैं। सो मेटीरियल्स लाइक मेटल्स जो होते हैं ये हीट को अलाउ करते हैं पास होने में आसानी से, इजिली, इसीलिए इन्हें गुड कंडक्टर कहा जाता है हीट का। मेटल्स जो है, मान लो लोहा है, एल्यूमिनियम है, इसके जो पार्टिकल्स हैं जिन कणों से ये मिलकर बना हुआ है ये आसानी से हीट को एक से दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में से ट्रांसफर करने देते हैं। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं। बिकॉज मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, वी यूज यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स फॉर कुकिंग। इसीलिए खाने के जो बर्तन होते हैं वो हम मेटल्स के रखते हैं। क्यों? क्योंकि मेटल्स जो है, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन, मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के। जैसे अब ये बर्तन है तो अब ये नीचे गर्म होगा, इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वे ऊपर जा जाके और दूसरे पार्टिकल्स को गर्म करते जाएगा और पूरा खाना अच्छे से पकता है। इन सॉलिड हीट ट्रांसफर टेक प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड जितने भी मटेरियल्स होते हैं उसमें हीट जो ट्रांसफर होती है कंडक्शन के प्रोसेस से होती है। ओके, सो आई होप कंडक्शन क्या होता है ये आपको क्लियर है। अब आगे देखते हैं। सो if we use a strip made of material like wood or glass in place of a metal strip to perform activity 7.1, the pins will not fall. Can you think of the reason for this based on our learning from the chapter The World of Metals and Non-Metals? देखो, अगर ये जो स्ट्रिप हमने ली ये एल्यूमिनियम की ली थी, अगर ये मान लो कि लकड़ी की होती या कांच की होती और हम यहाँ पर कैंडल बर्न करते तो फिर क्या होता? क्या पिन गिरते? तो नहीं गिरते। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मटेरियल्स जैसे कि ग्लास और वुड, लकड़ी है, कांच है, ये हीट को पास नहीं होने देते हैं, ये यहीं पर गर्म होते जाएंगे और यहीं पे जलना स्टार्ट हो जाएंगे अगर लकड़ी है तो। अब जैसे मान लो कि अगर हमने कैंडल टच करके एकदम रखा था तो ये जल जाएगा, अगर कैंडल दूर है तो ये जलेगा नहीं, सिर्फ गर्म होगा, लेकिन इतना ही हिस्सा आप यहाँ पर पकड़ोगे ना तो ये गर्म नहीं होगा। सो ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इंसुलेटर, कंडक्टर नहीं कहते, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ऐसे ही मिट्टी एग्जाम्पल हो सकता है, ये पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के। दैट इज वाई टी और कॉफी कैप्ट इन सच कप स्टेज हॉट लॉन्गर। अब क्या होता है, जैसे कि मिट्टी का हमने कप लिया, ठीक है, इसमें देखते हो मिट्टी के कप में चाय दी जाती है। सो इसमें चाय क्यों दी जाती है? क्योंकि मिट्टी का जो कप है ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने दे रहा है, अंदर की हीट को उसी में ट्रैप रहने देता है, उसमें चाय देर तक गर्म रहती है। इसीलिए ऐसे बर्तनों में टी और कॉफी हमें प्रेजेंट की जाती है। अब ये गर्ल कह रही है, नाउ आई नो व्हाई वी जनरली यूज मेटल यूजिंग फॉर कुकिंग वेयर एज वी प्रेफर क्ले एंड पोर्सिलेन। कप्स जो होते हैं वो ड्रिंकिंग टी या फिर कॉफी के लिए अच्छे होते हैं। पोर्सिलेन मतलब होता है चीनी मिट्टी के जो कप वगैरह होते हैं ना उसमें सर्व किया जाता है। Now list some material around you, classify them as good or poor conductor of heat। और इस टेबल में हमें फिल करना है कौन से मटेरियल गुड कंडक्टर होते हैं, कौन से पुअर कंडक्टर होते हैं, ये बताना है। जैसे स्टील गुड कंडक्टर होता है, वुड अभी हमने देखा बैड कंडक्टर होता है। ऐसे ही बाकी की चीजें आपको फिल करके ये टेबल कंप्लीट करना है। तो यहाँ मैंने एक सैंपल आंसर दे दिया है, आप इस तरीके से फिल कर सकते हैं। जैसे ग्लास पुअर कंडक्टर, एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर, एयर पुअर कंडक्टर, कॉपर गुड कंडक्टर, क्ले, पोर्सिलेन जो होते हैं पुअर कंडक्टर। नाउ अब आगे देखते हैं। सो डज योर लिस्ट इंक्लूड
इंक्लूड एयर? क्या आपने इसमें एयर इंक्लूड किया? इफ इट इज देयर ऑन द लिस्ट, वेयर हैव यू प्लेस्ड इट? एयर को आपने कहां पर रखा? तो हमने किधर रखा? पुअर कंडक्टर में। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट ड्यूरिंग विंटर्स वी प्रेफर वेयरिंग वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवरसेल्फ वार्म। आप देखते हो ठंड के समय में हम गर्म कपड़े पहनते हैं या कंबल ओढ़ते हैं ताकि हम अपने आप को गर्म रख सके, राइट? हीट को ट्रैप कर सके। सो वुलन फैब्रिक ट्रैप एयर्स इन इट्स पोर एंड एज एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इट रिड्यूसेस हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडी टू आवर सराउंडिंग। देखो ये जो ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट यहाँ पे आपको जूम करके दिया हुआ है, इसके बीच में हवा जो है ट्रैप हो जाती है और हमारी बॉडी जो गर्म होती है उस हीट को बाहर की तरफ जाने में वो एयर जो है उसे बैरियर की तरह एक्ट करती है और इसीलिए हीट जो है वो हीट फ्लो जो है रिड्यूस होता है, जिस वजह से हमें गर्म फील होता है या हम वार्म रहते हैं ठंड में। सो एज ए रिजल्ट वी फील वार्म। सिमिलरली एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लॉथिंग एक्ट एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कीप्स अस वार्म। तो ये जो दो लेयर्स है इससे क्या पता चल रहा है? द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट, दो पतली पतली ब्लैंकेट अगर हम ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकंड ये इरेज कर देती हूँ। यस, नीचे येलो है और ऊपर रेड है, इसके बीच में ये जो व्हाइट है ये एयर ट्रैप हो गई है जिसकी वजह से हमारी बॉडी गर्म है। इसीलिए हम ऐसे ब्लैंकेट्स, दो ब्लैंकेट्स को जोड़कर ओढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं बजाय कि हम एक थिक मोटा ब्लैंकेट ओढ़ें। ठीक है। इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय आउटसाइड हीट एंड कोल्ड। हाउसेज कंस्ट्रक्टेड इन प्लेसेस विद अ वेरी हॉट और कोल्ड क्लाइमेट ऑफन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ट्रांसफर टू कीप देम कूल और वार्म। इसी तरीके से हम जो घर बनाते हैं उसको भी हम इस तरीके से बना सकते हैं कि वो गर्मी में ज्यादा ठंडे रहें और ठंड में ज्यादा गर्म रहें। सो जो बहुत ठंडी जगह होती है, जो बहुत गर्म जगह होते हैं, वहां के लोग जब घर बनाते हैं तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पर दिया है फैसिनेटिंग फैक्ट, अपर रीजन ऑफ हिमालय, हिमालय में जो ऊपरी जगह है, जहां पर ऊंचाई पर जो जगह है, सच एज मोरी ब्लॉक ऑफ उत्तरकाशी इन उत्तराखंड एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। यहाँ पर ये जो मोरी ब्लॉक है उत्तरकाशी का, जो उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती है, हैवी स्नोफॉल होती है ठंड के समय। हाउसेज हियर आर ऑफन बिल्ट टू स्टे वार्म ड्यूरिंग विंटर्स। तो यहाँ पर जो घर बने होते हैं इस तरीके के बने होते हैं कि इनको अंदर से गर्म फील हो या घर अंदर से गर्म हो, जैसे विद वॉल्स मेड ऑफ 2 वुडन लेयर्स filled with cow dung and mud between them। दो ऐसे लकड़ी का ऐसे दीवार लिया और बीच में गाय का गोबर वगैरह फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो हीट है इसमें ट्रैप हो जाती है। एज वुड एंड मड आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, दे प्रिवेंट हीट लॉस एंड हेल्प देम इन कीपिंग देयर हाउसेज वार्म। सो हीट अब इसमें ट्रैप हो गई है, घर के बाहर नहीं जाएगी, तो जिसकी वजह से घर जो है वो गर्म रहता है। दीज हाउसेज विद आउटर वॉल्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग हॉलो ब्रिक्स दैट कीप्स देम वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर्स। दिस हैपन बिकॉज द एयर गेट ट्रैप्स इन द हॉलो ब्रिक्स इन अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जैसे दो खाली ईंटें अगर हम लेते हैं, हॉलो ब्रिक्स होती हैं, उस ब्रिक्स से अगर हम घर बनाते हैं, सो बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से एयर जो है हम जानते हैं कि बैड कंडक्टर या पुअर कंडक्टर होती है हीट की, इस वजह से घर जो है गर्म रहता है। सो पेमा ड्रॉज पैल्डन अटेंशन टू द राइजिंग स्मोक फ्रॉम बर्निंग फायरवुड अराउंड विच दे आर सिटिंग। अब वहां पर आग जल रही है, दादी जी कुछ पका रही हैं या नानी जी जो भी हैं, तो वहां पर धुआं बहुत ज्यादा उठ रहा है, तो पेमा का ध्यान उधर जाता है, तो वो सोचती है व्हाई इज स्मोक गोइंग अप, ये जो धुआं है ये ऊपर की तरफ क्यों उठ रहा है, धुआं तो किधर भी जा सकता है, तो ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है। नाउ आगे देखते हैं। सो अब इसका आंसर है इस सेकंड पार्ट में, जिसे कहते हैं कन्वेक्शन। तो हमने कंडक्शन पढ़ा, कंडक्शन में क्या होता है कि मटेरियल जो होते हैं या जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे में हीट को ट्रांसफर करते हैं, तो हम उसे कहते हैं कंडक्शन। अब कन्वेक्शन क्या होता है कि स्मोक राइज जो हुआ उसके थ्रू एक एक्टिविटी करेंगे उसको समझने के लिए और जानेंगे कि कन्वेक्शन क्या होता है। सो एक्टिविटी है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। दो हमें आइडेंटिकल पेपर कप लेने हैं, ये दो पेपर के कप लेने हैं जो चाय वगैरह पीते हैं ना, उस तरीके के। नाउ हैंग देम यूजिंग अ थ्रेड टू इक्वल लेंथ इन एन इन्वर्टेड पोजीशन ऑन द एंड्स ऑफ अ वुडन स्टिक एज शोन इन फिगर 7.3। एक लकड़ी का इस तरीके का वुडन स्टिक लेना है आपको और इसे धागे से, थ्रेड लिखा है, धागे से इनको बराबर डिस्टेंस पे बांध देना है। नाउ एडजस्ट द पोजीशन ऑफ कप सो दैट स्टिक इज इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन। सो अब बराबर रहने चाहिए, इस तरीके से आपको स्टिक को एडजस्ट करना है। प्लेस बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ देम। अब एक कप के नीचे आप जला हुआ कैंडल इस तरीके से प्लेस कर दो। अब देखो, ऑब्जर्व करो कि क्या होता है, और जो आपका ऑब्जर्वेशन है वो 7.3 टेबल में लिखना है और इसका कारण क्या है, रीजन क्या हो सकता है, कि ये भी आपको बताना है। देखो यहाँ पर जैसे हमने कप रखा तो एयर तो हर जगह है, हवा तो हर जगह है ना। अब कैंडल यहाँ पर जब बर्न हुई तो हवा यहाँ रही होगी, यहाँ रही होगी। अब ये हवा क्या हो गई, गर्म हो गई,
यहाँ की जो हवा है वो गर्म हो गई क्योंकि यहाँ पे कैंडल बर्न हो रहा है। इसकी वजह से जो हॉट एयर है वो हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, ऊपर की तरफ राइज होने लगती है। वही आगे यहाँ मैंने टेबल में भी फिल किया है। कप अंडर विच द कैंडल वॉज प्लेस्ड राइजिंग अप। कौन सा कप ऊपर उठेगा? जिसके अंडर, जिसके नीचे हमने कैंडल बर्न किया है। इसका रीजन क्या है? एयर जो है इनसाइड द कप वो हीट होती है, एक्सपैंड होती है। जैसे हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड में बिल्कुल पास होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता। लिक्विड में थोड़ी दूर दूर होते हैं और हमने गैस में देखा था बहुत दूर दूर होते हैं। गर्म होने पर, जैसे ही कैंडल बर्न हुई तो गर्म होने पर ये जो मॉलिक्यूल्स है और दूर दूर हो गए, एक्सपैंड हो गए, ठीक, और इस जिसकी वजह से हल्के हो गए और ऊपर की तरफ उठने लगे। दिस अपवर्ड मूवमेंट मेक्स द कप राइज। इसी वजह से कप जो है वो ऊपर उठने लगा। यहाँ तो हमने सीधा रखा था ना स्टिक को, यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल सीधा था, लेकिन यहाँ देखो स्टिक अपने आप ऊपर उठने लगेगी क्योंकि ये जो कप है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगा। नाउ इसमें हमने ऑब्जर्व, या की आइडिया क्या है इसके पीछे, कि हॉट एयर लाइटर होती है एज कंपेयर टू कोल्ड एयर एंड सो इट राइजेस अप। दैट्स व्हाई स्मोक, हॉट एयर बलून्स एंड इवन स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर राइज। जब पानी गर्म करते हैं तो उसका भी भाप ऊपर जाता है, जब धुआं निकलता है तो वो भी ऊपर जाता है। या आपने एयर बलून्स देखे होंगे, हॉट एयर बलून्स जिसमें हवा फिल होती है, वो भी ऊपर की तरफ जाता है ना, इसी कारण से। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। सो यू ऑब्जर्व दैट कप अंडर विच द कैंडल वॉज प्लेस्ड राइजेस अप। ये भी मैंने आपको बताया। व्हाई इज इट सो? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द एयर अराउंड द कैंडल फ्लेम हीट्स अप। हवा जो कैंडल के आसपास है वो गर्म हो जाती है। जैसे ही गर्म होती है, एयर इन द कप वार्म्स अप। अब कप क्योंकि ऐसे उल्टा रखा हुआ था ना, तो इसके नीचे की हवा गर्म हो रही है, तो कप के अंदर की भी हवा गर्म होगी, इसीलिए ये एक्सपैंड होगी और उसको ज्यादा स्पेस चाहिए होगा। एज ए रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेस अप। ये ऊपर की तरफ उठने लगती है। यू कैन एक्सपीरियंस द एक्सपेंशन ऑफ एयर ऑन हीटिंग इट by placing a partial inflated balloon in the sun। आप एक इस तरीके का फूला हुआ बलून लीजिए, लेकिन पार्शियल, पूरी तरीके से फूला ना हो, थोड़ा इसमें गैप होना चाहिए। इसको आप सन में, सूरज की धूप में रख दीजिए। आफ्टर द एयर इन द बलून गेट्स हीटेड इट एक्सपैंड एंड बलून बिकम लार्जर। आप इसको पूरा नहीं भी फुलाएंगे, इसके अंदर की हवा जब सूरज की प्रकाश में, रोशनी में या हीट में गर्म होगी तो बलून खुद ब खुद और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इंसेंस स्टिक, जो अगरबत्ती होती है वो जलाई जाती है, स्मोक राइजेस अप। अगरबत्ती का जो धुआं है वो ऊपर जाता है। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर रिलीज्ड व्हेन समथिंग बर्न। अब ये स्मोक होता क्या है? धुआं किस चीज से बना होता है? देखो, कैंडल जब भी आप जलाते हो तो धुआं इधर या इधर थोड़ी जाता है, धुआं ऊपर जाता है। ये जो स्मोक है जिसे हम धुआं धुआं बोल रहे हैं, स्मोक क्या होता है? ये किन चीजों से मिलकर बना होता है? तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो होता है हॉट गैस, जो आसपास की गर्म हवा है, वो गैसेस इसमें इंक्लूड होती हैं, प्लस छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं जो हमें दिख नहीं रहे होते हैं। ये रिलीज होते हैं जब कोई चीज बर्न होती है। जैसे अगरबत्ती को जलाया तो इसके कुछ कण जले, तभी तो उसमें आग लगी है या धुआं निकल रहा है। वो कण जब गर्म हवा के साथ मिक्स होते हैं तो वो धुआं बनता है। क्योंकि अगर ये धुआं सिर्फ इसमें हवा होती, गैसेस होती, तो ये हमें दिखती ही नहीं। हमारे आसपास जो गैसेस है, हवा है, वो क्या हमें दिखती है? नहीं दिखती। इसमें जरूर कुछ ऐसा है जो ग्रे कलर का धुआं हमें ऊपर जाते दिखता है। वो ग्रे कलर कैसे बना? एक तो इसमें गैसेस है और आसपास का कुछ तो उसमें कण मिला हुआ है, जिसे हम कहते हैं सॉलिड पार्टिकल्स मिला हुआ है। इसमें क्या, अगरबत्ती के केस में अगरबत्ती का जो एरिया जल रहा है उसके जो कण है वो आसपास की गर्म हवा में मिक्स होते हैं और स्मोक बनाते हैं। आई होप स्मोक क्या होता है, धुआं कैसे बनता है, वो आपको क्लियर होगा। जो धुआं होता है वो सिर्फ हवा नहीं है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ हवा होती तो हमें दिखता ही नहीं, हवा आसपास हमारे कहाँ हमें दिखता है, राइट। सो एज इट इज वार्मर देन सराउंडिंग एरिया इट राइजेस अप। इसीलिए क्योंकि ये जो एरिया है अगरबत्ती का, इस एरिया के बाकी के एरिया के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म होता है, तो इसका धुआं ऊपर की तरफ उठता है। पूरी खिचड़ी पका दी मैंने, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ यहीं पर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, है ना। तब आगे तो बढ़ना ही है, बट लिख दीजिए ताकि मैं पढ़ूं अभी देखकर आपके कमेंट्स। लेट अस फाइंड आउट हाउ हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन लिक्विड बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो सॉलिड तो हमने देखा, सॉलिड में हीट ट्रांसफर कैसे होता है? कंडक्शन के थ्रू,
है ना, फर्स्ट वाले पार्ट में हमने देखा। अब लिक्विड में कैसे ये चीजें होती हैं, हीट ट्रांसफर, वो हम जानेंगे, क्योंकि बच्चा कह रहा है हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन लिक्विड, डू लिक्विड ऑल्सो राइजेस अप व्हेन हीटेड लाइक एयर, क्या लिक्विड भी ऐसे ऊपर उठने लगती है जब हम गर्म करते हैं, जैसे कि अभी हमने हवा का पढ़ा, तो एक एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। चलिए देखते हैं। सो एक्टिविटी 7.3, लेट्स फाइंड आउट दिस एक्टिविटी। ये हमें सुपरविजन में अपने टीचर या बड़ों के साथ करना है। 500 ml का एक बीकर लेना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकर लिया है, उसको आधा हमें पानी से भर देना है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। नाउ एक उसमें स्ट्रॉ लेना है, पाइप लेना है, ऐसे हाथ में आप देख रहे हैं पाइप, इसे प्लेस अ ग्रेन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द सेंटर ऑफ द बीकर बेस। इस पाइप की मदद से इस बीच में, बीकर के बीच में आपको ये इसके दाने डालने हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, बीकर के बेस में। नाउ प्लेस अ कैंडल राइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस। अब यहाँ पर आपने ये डाल दिया है, अब नीचे एक कैंडल इस तरीके से आपको जला देनी है, ठीक है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ कलर्ड स्ट्रीक इन द वाटर। अब ये जो आपने डाला है कलरफुल चीज, ये इसका क्या होता है ये आपको देखना है। एज यू सप्लाई हीट अ स्ट्रीक ऑफ कलर स्टार्ट मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड्स। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हीट मिलेगी ये जो कलर है ऊपर की तरफ उठने लगेगा और साइड से नीचे आने लगेगा। तो चलिए इसको एक इमेज के थ्रू मैं दिखा देती हूँ, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ कन्वेक्शन ऑफ हीट, की हीट में कन्वेक्शन कैसे होता है। जैसे सॉलिड में हमने कंडक्शन के थ्रू समझा था कि हीट ट्रांसफर होता है ना, लिक्विड में क्या होता है, कन्वेक्शन के थ्रू होता है। कन्वेक्शन क्या होता है, चलिए एक तरीके से आगे वैसे दिया गया है, पहले इस इमेज को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है कैसे इसका स्प्रेड हो रहा है पानी में। तो देखिए यहाँ पर जैसे फर्स्ट बीकर आप देखिए, यहाँ पर हमने पोटेशियम परमैंगनेट का जो मटेरियल है या वो डाला सब्सटेंस, हीट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ ऐसे उठने लगेगा, ठीक है। देन क्या होगा, ऐसे ऊपर जाकर और ये साइड से फिर से नीचे ऐसे आने लगेगा। मतलब जो लिक्विड में यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं या कण हैं ऊपर जाएंगे, एज कंपैरिजन यहाँ पर ठंडा है तो फिर ठंडा होने के कारण ये नीचे ऐसे आएंगे, फिर यहाँ गर्म होगा हीट से, फिर ये इस तरीके से एक साइकिल बनेगा, ठीक है, ऐसे इस तरीके से इधर जाके फिर यहाँ, फिर ये राइज होगा, फिर ये राइज होगा, ऐसा कुछ एक आपको कन्वेक्शन सेल देखने को मिलेगा। और फिर धीरे धीरे सारा पानी जो है, ये कलर आप देख सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट का कलर इसमें आ जाएगा, राइट। नाउ यही आगे दिया हुआ है। सो व्हाई डज द स्ट्रीक ऑफ कलर्ड वाटर गो अप इन मिडिल एंड कम डाउन फ्रॉम द साइड। हमने देखा कि बीच में वो ऊपर जा रहा है और साइड से ऐसे नीचे आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर गेट हीटेड अप एंड बिकम हॉट। जो ये बीकर में नीचे का जो पानी है, एक सेकेंड ये मैं इरेज कर देती हूँ, नीचे का जो पानी है, क्योंकि पानी नीचे का गर्म हो रहा है, तो जैसे एकदम यहाँ कैंडल का ये आप बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ पर एग्जैक्ट ज़्यादा गर्म हो रहा होगा, तो ये गर्म पानी जो है इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रही है ना, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये एक्सपैंड होगा, लाइटर होगा, राइज होगा। वाटर ऑन द साइड ऑफ द बीकर इज कंपैरेटिवली कूलर एंड हैवियर। जो साइड में पानी होगा इस बीकर के, ये वाला जो पार्ट है, एज कंपेयर टू दिस, ये ठंडा होगा और भारी होगा एज कंपेयर टू दिस, राइट। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। सो एंड comes down to take the place of rising water, then this water gets heat up and in turn also। जैसे यहाँ से गर्म पानी गर्म होकर गया, यहाँ पर ठंडा है, हैवियर है तो नीचे आ गया, अब नीचे ये पानी फिर से यहाँ हीटेड रीजन में आया, फिर से गर्म होकर राइज हुआ, फिर ये नीचे आया, तो ऐसे करके ये इस तरीके का आपको पैटर्न देखने को मिलता है। तो दिस साइकिल, ये जो साइकिल है कंटिन्यू होती है जब तक कि सारा जितना भी पानी है वो गर्म ना हो जाए। इन दिस केस द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर गेट हीटेड थ्रू द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल। इसमें वाटर पार्टिकल जो हैं वो खुद मूव हो रहे हैं। हमने सॉलिड में क्या देखा था, सॉलिड में कंडक्शन होता है, मतलब पार्टिकल एक दूसरे में हीट ट्रांसफर करते हैं, वो खुद मूव नहीं होते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इसी को हम कन्वेक्शन कहते हैं। इट इज बिकॉज कन्वेक्शन दैट वी सी द मूवमेंट ऑफ कलर्ड स्ट्रीक इनसाइड द बीकर। इसी कन्वेक्शन के कारण ही ये जो कलर हमने देखा पोटेशियम परमैंगनेट का, इसका मूवमेंट हो रहा है। सो दस वी conclude that water like air gets heated up by the process of convection। so इससे हमें पता चला कि पानी भी जैसे हमने एयर का देखा था कन्वेक्शन से गर्म होता है, वैसे ही वाटर भी, लिक्विड भी कन्वेक्शन से होता है। here heat transfer take place by actual movement of particle of liquids and gases from one place to another। तो सॉलिड में पार्टिकल खुद मूव नहीं होते हैं, लेकिन लिक्विड में और गैसेज में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल हम देख सकते हैं। पानी जब बॉईल होता है तो छोटे छोटे कण आपको ऊपर ऐसे बबल्स की तरह बनते हुए दिखता है ना बीकर में। सो उसी चीज को यहाँ पर कहा गया। ये आगे सेकेंड पार्ट में या आगे के चैप्टर में हमें दिया भी हुआ है। अब आगे देखते हैं लैंड एंड सी ब्रीज।
लैंड या सी एरिया से जब ब्रीज चलती है, हवा चलती है, तो उसके बारे में यहाँ पर क्या दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। सो पैल्डेंस शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ बीच इन केरला ड्यूरिंग विंटर वेकेशन एंड सेज ड्यूरिंग द डे द सैंड और सॉइल नियर द बीच इज हॉटर देन वाटर इन द सी। अब केरला गया वो, है ना, हमने देखा था पैल्डेन, तो वहाँ पर अब वो बीच के किनारे गया, समुद्र के किनारे गया। बीच क्या होता है, समुद्र का किनारा। तो वहाँ पर जब गया तो उसने देखा ये जो यहाँ पर क्या है, ओशन, पानी है, और यहाँ पर क्या है, लैंड वाला एरिया है। यहाँ पर रेत ही रेत होगी क्योंकि बीच है, समुद्र के किनारे गया हुआ है। तो रेत जो है दिन के समय में सैंड और सॉइल, जो मिट्टी है या जो सॉइल है नियर द बीच इज हॉटर देन वाटर, इस पानी से ज़्यादा गर्म है। मतलब यहाँ मैं फिर से ड्रॉ करती हूँ, ये जो पानी है यहाँ पर, ओशियन, ये कम गर्म होगा एज़ कम्पेयर टू ये जो बीच वाला एरिया, यहाँ पे सैंड और रेत जो है, रेत जल्दी गर्म होती है, धरती जो है वो जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू पानी, ठीक है, वाटर। सो हाउएवर एट नाइट सैंड और सॉइल इज कूलर देन वाटर। अब रात जब होगी तो ये ज़्यादा ठंडा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस वाटर। इसका मतलब क्या है, पहले भी क्लास 6 में भी हमने पढ़ा है कि पानी जो है एज कम्पेयर टू अर्थ ये देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, लेकिन अर्थ जो है, लैंड वाला जो एरिया है, जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। इसका मैंने एग्जाम्पल भी दिया था वहाँ पर, जैसे गर्मी के समय में आप देखोगे छत पे जाओगे नंगे पैर तो हमारे पैर बहुत जलते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है अगर हम चप्पल नहीं भी पहने हैं तो हमारे पैर में बिल्कुल भी गर्म नहीं फील होता है, ठंडी हो गई रहती है छत। लेकिन टंकी का जो पानी है दिन में गर्म हुआ होता है, लेकिन रात को भी जब हम नल चलाते हैं तो उसमें से गर्म पानी बहुत देर तक आता रहता है। और जैसे सुबह उठो टंकी का पानी एकदम आपको गर्म नहीं दिखेगा, जब धूप बढ़ेगी तब धीरे धीरे गर्म होता है, लेकिन जैसे ही धूप आती है जो छत है वो तुरंत गर्म होने लगती है। मतलब छत या लैंड वाला जो एरिया है जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है, पानी एज कम्पेयर टू लैंड देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। सो पेमा कहती है येस, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गेट हीटेड एंड कूल डिफरेंटली। जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनका हीटिंग प्रॉपर्टी अलग होता है, कूलिंग प्रॉपर्टी अलग होता है। सो लैंड और वाटर का क्या है वो हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। सो कॉशियस, दिस एक्टिविटी शुड बी कैरिड आउट ऑन अ क्लियर सनी डे अंडर द सुपरविजन ऑफ टीचर और ऑन एन एडल्ट। किसी बड़े की निगरानी में जब धूप वाला दिन होगा तब आपको ये करना है। नाउ टेक 2 आइडेंटिकल बोल्स एज शोन इन फिगर 7.6। ऐसे 2 कटोरियाँ लेनी है, एक में मिट्टी रखना है, एक में पानी रखना है। फिल 1 बॉल हाफ वे विद सॉइल एंड अदर विद वाटर। आधा कटोरी पानी और मिट्टी रख देनी है। फिक्स अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इन ईच बॉल, और इन दोनों में एक थर्मामीटर आपको फिक्स कर देना है, लगा देना है। Make sure the bulbs of the thermometer are immersed in soil and water and do not touch the bottoms or sides of the balls. Place the set up in sunlight. मतलब थर्मामीटर इस तरीके से फिक्स करना है जो मिट्टी में हो, पानी में हो, बिल्कुल नीचे टच ना हो रहा हो, ठीक है, और इसको धूप में ऐसे रख देना है। अब टेम्परेचर, क्योंकि थर्मामीटर लगा है तो हम टेम्परेचर इससे मेजर कर सकते हैं। नाउ आगे दिया है मेजर द टेम्परेचर ऑफ सॉइल एट एवरी 5 मिनट्स एंड रिकॉर्ड द डेटा। हर जैसे पहले नापा, फिर 5 मिनट पे फिर नापा, तो ऐसे सॉइल और वाटर का टेम्परेचर यहाँ पर लिखना है। स्टडी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर। डिड द टेम्परेचर राइज बाय सेम अमाउंट फॉर बोथ सॉइल एंड वाटर एट द सेम टाइम। क्या सेम समय पर सेम टेम्परेचर राइज हो रहा है मिट्टी में और पानी में? इफ नॉट, विच वन गेटेड हीटेड फास्टर। कौन सा जल्दी गर्म होता है? वैसे मैं आपको ऑलरेडी एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। हाउ मच वॉज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ सॉइल एंड वाटर इन 20 मिनट। तो 20 मिनट में क्या क्या टेम्परेचर है वो हमें ऑब्जर्व करके लिखना है। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे 0 जब बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तब मिट्टी का जो टेम्परेचर होगा दोनों का सेम होगा, इनिशियल सेम फॉर बोथ। लेकिन जो 5 मिनट बाद हम करेंगे तो सॉइल राइज फास्टर, जल्दी गर्म होगी, पानी जो है एज कंपेयर टू मिट्टी धीरे धीरे गर्म होगा। देन 10 मिनट बाद हायर देन वाटर, पानी से इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा मिट्टी का, ये मिट्टी से कम होगा। 15 मिनट बाद बहुत ज्यादा होगा, इसका अभी भी कम होगा। फिर 20 मिनट बाद सॉइल जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई होगी और पानी का अभी भी मिट्टी के कंपैरिजन में जो टेम्परेचर है वो कम होगा। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि सॉइल हीट्स अप फास्टर देन वाटर। मिट्टी जो है पानी के कंपैरिजन में जल्दी गर्म हो रही है और जल्दी ठंडी भी हो रही है। दिस डिफरेंस एक्सप्लेन्स लैंड ब्रीज नाइट एंड सी ब्रीज डे। इसीलिए जो हवा बहती है समुद्र के किनारे, जैसे अगर मैं केरला का एग्जाम्पल लूं तो यहाँ पर लैंड है और यहाँ पर ओशन है, पानी है ना। सो दिन के समय में जो लैंड है वो ज्यादा गर्म रहता है, टेम्परेचर यहाँ ज्यादा रहता है। यहाँ पे हम डे की बात कर रहे हैं, दिन में, है ना। टेम्परेचर यहाँ ज्यादा रहता है और यहाँ पर कम रहता है, ठीक है। अब टेम्परेचर और एयर प्रेशर का रिलेशन हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। टेम्परेचर जहां ज्यादा होगा वहां प्रेशर क्या होगा, एयर प्रेशर क्या होगा, लो होगा, है ना। और हवा जो बहती है, विंड जो बहती है, वो कहां से कहां जाती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर,
ठीक है, हाई से लो की तरफ बहती है। तो यहाँ पर दिन में, डे के टाइम में लैंड पे टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। यहाँ पर ओशियन में दिन के समय में टेम्परेचर कम है तो प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो विंड जो बहेगी वो कहाँ से बहेगी, हाई प्रेशर यहाँ है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। इसीलिए दिन में जो हवा बहती है उसे हम कहते हैं सी ब्रीज, क्योंकि सी की तरफ से, ओशन की तरफ से बहकर जा रही है। ये आप देखो डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर रात के समय का एग्जांपल मैं फिर से बता देती हूँ। ये लैंड है और ये सी है यहाँ पर, ठीक। अब रात में इसका टेम्परेचर क्या है, कम है, और इसका टेम्परेचर क्या है एज कंपेयर टू लैंड, ज्यादा है। तो प्रेशर यहाँ पर क्या होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, कम होगा। ये नाइट की बात है ना। तो रात में अब ये केस है, तो रात में हवा, क्योंकि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, तो हाई प्रेशर यहाँ है तो यहाँ से इधर की तरफ चलेगी। क्योंकि हवा लैंड की तरफ से चल रही है तो रात में हम इसे क्या बोलते हैं, लैंड ब्रीज। ब्रीज मतलब होता है हवा। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा सी ब्रीज कब होता है और लैंड ब्रीज कब होता है। इस वाले पार्ट को प्लीज एक बार दोबारा से रिपीट पर देखिएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं आता है समझ में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं फिर से इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सो वही हमने जो ऑब्जर्वेशन किया वही लिखा हुआ है। आफ्टर 20 मिनट्स यू विल फाइंड दैट टेम्परेचर ऑफ द सॉइल राइजेस मोर देन वाटर। दिस इंडिकेट्स सॉइल हीट्स अप फास्टर देन वाटर। मिट्टी जो है जल्दी गर्म होती है एज कंपेयर टू पानी। डज द सॉइल also cool faster than water? Yes. After letting the soil and water get heated, bring the setup indoor and let it cool for 20 minutes. अब अंदर ले आओ उन दोनों को और ठंडा होने दो। आप देखोगे कि सॉइल जो है, मिट्टी जो है जल्दी ठंडी हो गई, लेकिन पानी फिर भी बहुत देर तक गर्म रहेगा। People living in coastal area experiencing an interesting phenomenon caused by heating and cooling of land and water at different rates. आपको अगर पीछे समझ नहीं आया तो फिर से वो चीजें यहाँ देख सकते हैं। जो लोग कोस्टल मतलब समुद्र के किनारे रहते हैं, कोस्टल एरिया है, यहाँ पर ये लैंड वाला एरिया है ना। लैंड वाला एरिया डे टाइम की बात हो रही है, ठीक, दिन की बात हो रही है। तो लैंड वाला एरिया कैसा है, गर्म है ना, टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। सी जो है कूलर है तो टेम्परेचर यहाँ कम है तो प्रेशर कैसा होगा, ज्यादा होगा। ये एरो ऊपर है मतलब ज्यादा है, यहाँ एरो नीचे मतलब कम है। तो हवा कहाँ से कहाँ बहेगी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एरो किधर जा रहा है, इस तरफ। सी से हवा ऊपर जा रही है इसलिए सी ब्रीज, ठीक है। एज द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे, इसीलिए इट कॉजेज वार्म एयर अबव द लैंड टू राइज। दिस कॉज कूलर एयर टू मूव फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड। अब इसमें ये तो मैंने समझा दिया कि यहाँ गई, अब यही चीज हो रही है क्योंकि यहाँ पर लैंड गर्म है तो पानी, यहाँ जो हवा है वो गर्म होगी और वो कन्वेक्शन के थ्रू ऊपर राइज करेगी क्योंकि हल्की होगी। अब ऊपर जाके वार्मर एयर स्प्रेड होगी, यही लिखा है यहाँ पर, स्प्रेड होगी और फिर वो कूल डाउन होगी। यही अभी हमने बर्तन में देखा था कि पानी में पोटेशियम परमैंगनेट था, ऊपर की तरफ राइज हो रहा था, फिर वो ऐसे स्प्रेड हो रहा था और फिर नीचे आ रहा था। अब नीचे यहाँ पर फिर से यहाँ पर इस तरीके से ठंडा होकर इधर गर्म जगह पर जा रहा था। ये एयर प्रेशर की वजह से भी होता है। ओके, इसीलिए ये जो कूलर एयर का मूवमेंट है फ्रॉम सी टू लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। हेंस इन हॉट प्लेसेस सी ब्रीज रिलीव पीपल फ्रॉम हीट। अब लैंड एरिया में इतनी गर्मी है फिर भी यहाँ के लोगों को ज्यादा गर्मी नहीं लगती क्योंकि ये समुद्र से जो आने वाली हवा है यहाँ पर कंडीशन को मॉडरेट रखती है। दैट इज why windows of houses in coastal areas are placed facing the sea। जो समुद्री एरिया होते हैं वहां पर जो खिड़कियां होती हैं वो समुद्र की तरफ फेस करती हुई होती है। अब रात पे अपोजिट होता है, वही यहाँ दिया गया है। सो एट नाइट प्रोसेस रिवर्स, प्रोसेस उल्टा हो जाता है। In the absence of sunlight, land cools down faster than water in the sea। अब दिन में तो सूरज था, रात में सूरज नहीं है तो लैंड वाला एरिया कूलर हो गया है, ठंडा हो गया है। लेकिन समुद्र, क्योंकि पानी देर से ठंडा होता है तो वो अभी भी गर्म है। अब गर्म होने की वजह से यहाँ की हवा राइज होगी और एरो देखो वार्म एयर इस तरीके से स्प्रेड होगा क्योंकि यहाँ पर ठंडा है ऊपर, तो फिर से वो नीचे आएगा और इस तरीके से कन्वेक्शन क्रिएट होगा। ठीक है, सो इसीलिए क्योंकि अब लैंड की तरफ से हवा चल रही है, या आप एरो देखो तो इसे हम कहते हैं कूल लैंड ब्रीज। एज अ रिजल्ट द एयर अबव सी इज वार्मर एंड राइजेस, कूलर एयर फ्रॉम द लैंड देन मूव्स टुवर्ड्स द सी क्रिएटिंग लैंड ब्रीज। दस पीपल लिविंग नियर सी शोर एक्सपीरियंसिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ विंड रिवर्स इन डे एंड नाइट। इसीलिए दिन और रात में हवा का जो डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है। इसमें आप पेड़ को ऑब्जर्व करो, पेड़ जो है इस तरफ को बह रहे हैं ना, और इसमें पेड़ का जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो
इस तरफ को है, दिखा रहा है कि हवा इधर की तरफ चल रही है। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। थोड़ा सा इस चैप्टर में ज्यादा समझाना है तो 2-3 पार्ट्स में कवर करेंगे। सो ये पार्ट हमने कवर कर लिया है। आई होप आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे। अगर डाउट्स हैं तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वी विल मीट विद द नेक्स्ट पार्ट वेरी सून। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.